वेलकम टू बेसिक शाला। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शेक्सपियर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले रिचर्ड सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक न्यू एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो हमने स्किप किया हो। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं एंड कितने क्वेश्चंस अभी आपको और प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। वीडियो के लास्ट में हमें भी अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। And our question number 1 is, in which year did Richard II begin his reign over England? रिचर्ड सेकंड ने इंग्लैंड पर अपना रूल कब शुरू किया? 1399, 1307, 1377 या फिर 1400? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1377। रिचर्ड सेकंड ने इंग्लैंड पर अपना रूल 1377 से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज रिचर्ड सेकंड व्हेन ही केम टू द थ्रोन? गद्दी पर बैठते समय रिचर्ड की उम्र क्या थी? 5 years old, 7 years old, 9 years old या फिर 10 years old? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 years old। गद्दी पर बैठते समय रिचर्ड की उम्र 7 साल थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम ड्यूरिंग रिचर्ड सेकंड्स चाइल्डहुड? बालक रिचर्ड का राज कार्य किसके अधीन था? क्योंकि गद्दी पर बैठते समय बालक रिचर्ड बहुत छोटा था, इसीलिए उसका राज कार्य किसी के अधीन था। वो कौन था? हिज फादर, द आर्क बिशप, हिज अंकल जॉन ऑफ गॉन्ट या फिर पार्लियामेंट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिज अंकल जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट रिचर्ड सेकंड के चाचा थे। गद्दी पर बैठते समय रिचर्ड सेकंड की उम्र बहुत कम थी, वो बालक था, इसीलिए राज कार्य जॉन ऑफ गॉन्ट यानी कि उसके अंकल के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 4, Richard II was the grandson of which English monarch? रिचर्ड सेकंड किस इंग्लिश मोनार्क का ग्रैंडसन था? एडवर्ड फर्स्ट, हेनरी थर्ड, एडवर्ड थर्ड या फिर रिचर्ड फर्स्ट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड थर्ड। रिचर्ड सेकंड एडवर्ड थर्ड का ग्रैंडसन था, यानी कि एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकंड के ग्रैंडफादर थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ एडवर्ड थर्ड? एडवर्ड थर्ड के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? जॉन ऑफ गॉन्ट, एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, ग्लाउसेस्टर या फिर यॉर्क? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस। एडवर्ड थर्ड का सबसे बड़ा बेटा एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस था। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस डाइड, हु इनहेरिटेड द थ्रोन? एडवर्ड ब्लैक प्रिंस की मृत्यु के बाद गद्दी किसको मिली? यॉर्क, ग्लाउसेस्टर, रिचर्ड सेकंड या फिर लंकास्टर?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड सेकंड। एडवर्ड ब्लैक प्रिंस की मृत्यु के बाद गद्दी रिचर्ड सेकंड को मिली। रिचर्ड सेकंड एडवर्ड ब्लैक प्रिंस का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वर द 3 अंकल्स ऑफ रिचर्ड सेकंड? रिचर्ड सेकंड के 3 अंकल थे। वो 3 अंकल कौन कौन थे? गॉन्ट, यॉर्क एंड ग्लाउसेस्टर, यॉर्क, क्लेरेंस एंड नॉरफॉक, गॉन्ट, लैंकेस्टर एंड वॉरविक, नॉरफॉक, सफॉक एंड यॉर्क। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉन्ट, यॉर्क एंड ग्लाउसेस्टर। रिचर्ड के 3 अंकल गॉन्ट, यॉर्क एंड ग्लाउसेस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड जॉन ऑफ गॉन्ट गो आफ्टर पीपल बिकेम डिससैटिस्फाइड विद हिज पावर? लोगों के असंतुष्ट होने पर जॉन ऑफ गॉन्ट कहाँ चला गया? स्पेन, स्कॉटलैंड, फ्रांस या फिर आयरलैंड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। जब रिचर्ड सेकंड को गद्दी मिली तो रिचर्ड सेकंड बहुत छोटा था, इसीलिए राज कार्य उसके अंकल जॉन ऑफ गॉन्ट के अधीन था। लेकिन कुछ समय बाद लोग जॉन ऑफ गॉन्ट के राज कार्य से असंतुष्ट होने लगे। जब लोग उसके राज कार्य से असंतुष्ट होने लगे तो वो वहाँ से फ्रांस चला गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड रिचर्ड सेकंड टेक फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस? किस ईयर में रिचर्ड सेकंड ने राज की बागडोर अपने हाथों में ली? जब रिचर्ड सेकंड को गद्दी मिली तो वो छोटा था, इसीलिए राजकार्य उसके अंकल जॉन ऑफ गॉन्ट के अधीन था। उसके बाद जब धीरे धीरे रिचर्ड सेकंड बड़ा हुआ तो वो कौन सा ईयर था जिसमें रिचर्ड सेकंड ने राज की बागडोर अपने हाथों में ले ली? 1377, 1385, 1389 या फिर 1399? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1389। 1389 में रिचर्ड सेकंड ने राज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड रिचर्ड सेकंड स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ डिक्टेटरशिप एंड ऑपरेशन? किस ईयर में रिचर्ड सेकंड ने कठोरता करनी शुरू कर दी? जब रिचर्ड सेकंड ने 1389 में राज की बागडोर अपने हाथों में ले ली तब उसने बहुत अच्छा शासन किया, लेकिन कुछ समय बाद से रिचर्ड ने कठोरता करनी शुरू कर दी। वो कौन सा ईयर था जिस ईयर से रिचर्ड ने कठोरता करनी शुरू करी थी? 1389, 1390, 1395 या फिर 1396? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1396। 1396 से रिचर्ड ने कठोरता करनी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 11, विच 2 नोबल्स डिड रिचर्ड सेकंड इम्प्रिजन along with his uncle ग्लाउसेस्टर? किन 2 नोबल्स को रिचर्ड सेकंड ने अपने चाचा ग्लाउसेस्टर के साथ कैद कर लिया? यॉर्क एंड ऑरेंडेल, वारविक एंड ऑरेंडेल, नॉरफॉक एंड सफॉक या फिर गॉन्ट एंड यॉर्क? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारविक एंड ऑरेंडेल। वारविक एंड ऑरेंडेल इन 2 नोबल्स को
रिचर्ड ने अपने चाचा ग्लाउसेस्टर के साथ कैद कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी डेज आफ्टर अरेस्ट डिड ग्लाउसेस्टर्स डेथ न्यूज़ कम? अरेस्ट के कितने दिन बाद खबर मिली कि ग्लाउसेस्टर जेल में ही मर गया है? 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज या फिर 20 डेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज। 15 दिन के बाद खबर मिली कि ग्लाउसेस्टर जेल में ही मर गया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द सस्पेक्टेड कॉज ऑफ ग्लाउसेस्टर्स डेथ? ग्लाउसेस्टर की डेथ का सस्पेक्टेड कॉज क्या था? इलनेस, पॉइजनिंग बाय फ्रेंच किंग, एग्जीक्यूटेड ऑन रिचर्ड्स ऑर्डर्स, किल्ड इन वॉर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटेड ऑन रिचर्ड्स ऑर्डर। ग्लाउसेस्टर की डेथ का सस्पेक्टेड कॉज था कि उसे रिचर्ड के इशारे पर मरवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज ऑरेंडेल्स पनिशमेंट? ऑरेंडेल को क्या पनिशमेंट दिया गया? इम्प्रिजनमेंट, एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग, एग्जाइल या फिर फाइंड। ऑरेंडेल को क्या सज़ा मिली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग। ऑरेंडेल को फांसी की सज़ा मिली। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज वॉरविक्स पनिशमेंट? वॉरविक का पनिशमेंट क्या था? डेथ बाय स्वॉर्ड, एग्जाइल, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर फाइंड हेवीली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। वारिक को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद की सज़ा हुई। क्वेश्चन नंबर 16, हु वर द टू की रिमेनिंग ओपोनेंट्स ऑफ रिचर्ड सेकेंड? अब जब ग्लाउसेस्टर मर गया, वॉरविक एंड ऑरेंडेल को सज़ा हो गई, तो राजा के विरोधियों में 2 लोग बचे। वो 2 लोग कौन थे? जॉन ऑफ गॉन्ट एंड यॉर्क, बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक, वॉरविक एंड ऑरेंडेल या फिर ग्लाउसेस्टर एंड यॉर्क। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक। राजा के विरोधियों में बचे 2 लोग बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक थे। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज बोलिंगब्रोक? बोलिंगब्रोक कौन था? सन ऑफ एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, सन ऑफ रिचर्ड सेकेंड, सन ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट या फिर किंग ऑफ फ्रांस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट के बेटे का नाम बोलिंगब्रोक था। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वर बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक एक्साइल्ड? किस ईयर में बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक को देश से निकाल दिया गया? अब रिचर्ड सेकेंड के 2 ही ओपोनेंट्स बचे थे, बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक। उनको राजा ने देश से निकाल दिया। वो कौन सा ईयर था जब रिचर्ड सेकेंड ने बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक को देश से निकाला? 1397, 1398, 1400 या फिर 1377। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1398। रिचर्ड सेकेंड ने 1398 में बोलिंगब्रोक और नॉरफॉक
अपने दोनों विरोधियों को देश से निकाल दिया। ये बॉलिंगब्रोक रिचर्ड सेकेंड के चाचा जॉन ऑफ गॉन्ट का बेटा था। ये वही जॉन ऑफ गॉन्ट थे जिनके अधीन बालक रिचर्ड का राजकार्य था। एंड नाउ द टाइम इज़ फॉर अ 2 minutes इंट्रो। चलिए देख लेते हैं शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले रिचर्ड सेकेंड का एक 2 मिनट का छोटा सा इंट्रो, ताकि आपको प्ले का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। रिचर्ड सेकेंड ने इंग्लैंड पर 1377 से 1399 तक राज किया। गद्दी पर बैठते समय उसकी उम्र 7 साल थी और राजकार्य उसके चाचा जॉन ऑफ गॉन्ट के अधीन था। रिचर्ड के ग्रैंडफादर एडवर्ड के 7 बेटे थे, जिनमें से 2 तो बचपन में ही मर गए थे। बाकी 5 बचे थे, जिनके नाम और जिनका डिस्क्रिप्शन हम आपको एक फैमिली ट्री के माध्यम से समझाएंगे। और ये है इनकी लीनेज का चार्ट। रिचर्ड सेकेंड प्ले के कैरेक्टर्स को समझने के लिए आपको समझना होगा ये छोटा सा चार्ट। रिचर्ड सेकेंड के ग्रैंडफादर थे एडवर्ड थर्ड, एंड एडवर्ड थर्ड के 7 बेटे थे, जिनमें से 2 तो बचपन में ही मर गए थे, एंड ये रहे बाकी के 5। एडवर्ड थर्ड के सबसे बड़े बेटे का नाम था एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस। उनके दूसरे बेटे थे लॉयनल ऑफ क्लेरेंस। उनके तीसरे बेटे थे जॉन ऑफ गॉन्ट। चौथे एडमंड ऑफ यॉर्क, एंड उनके 5वें बेटे थे थॉमस ऑफ ग्लॉसेस्टर। अब आते हैं रिचर्ड सेकेंड पर। रिचर्ड सेकेंड, उनके सबसे बड़े बेटे एडवर्ड ब्लैक प्रिंस का बेटा था, एंड इस प्ले का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हेनरी बॉलिंगब्रोक, यानी कि हेनरी फोर्थ, एडवर्ड थर्ड के तीसरे नंबर के बेटे जॉन ऑफ गॉन्ट का बेटा था। यानी कि हेनरी बॉलिंगब्रोक रिचर्ड सेकेंड के चाचा का बेटा और उसका चचेरा भाई था। अब एडवर्ड थर्ड की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा बेटा एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस था, लेकिन एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस की मृत्यु अपने पिता से भी पहले ही हो गई थी। Edward of Woodstock, known as the Black Prince, died on June 8, 1376 at the age of 45. He was the eldest son of King Edward III of England and heir apparent to the throne. Despite his military prowess, he never ascended to the throne, as he passed away before his father, leading to his son Richard II becoming king as just 7 years old. Edward of Woodstock, known as the Black Prince, died on June 8, 1376 at the age of 45. He was the eldest son of King Edward III of England and heir apparent to the throne. Despite his military prowess, he never ascended to the throne, as he passed away before his father, leading to his son Richard II becoming king at just 7 years old. The exact cause of Edward's death has been a subject of historical debate. Edward himself was described as being ill during the siege of
Limoges in 1370, where he had to be carried in a litter to direct the battle. He was buried in Canterbury Cathedral, where his tomb effigy, crafted in his likeness and detailed in his armor, remains a significant example of medieval funerary art. एडवर्ड ऑफ वुडस्टॉक, जिन्हें ब्लैक प्रिंस के नाम से जाना जाता था, 8 जून 1376 को 45 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। वे इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय के सबसे बड़े पुत्र थे और सिंहासन के वारिस थे। अपनी सैन्य कौशल के बावजूद वे अपने पिता से पहले मर गए, इसीलिए वे कभी राजा नहीं बने। इसके बाद उनका बेटा रिचर्ड केवल 7 वर्ष की उम्र में राजा बना। एडवर्ड की मृत्यु का कारण को लेकर इतिहास में बहस रही है। एडवर्ड का स्वास्थ्य 1367 में स्पेन में नाजेरा की लड़ाई के बाद बिगड़ना शुरू हुआ था। 1370 ईस्वी में लिमोज की घेराबंदी के दौरान भी वे बीमार थे और लड़ाई का निर्देशन करने के लिए उन्हें पालकी में जाना पड़ा। एडवर्ड को कैंटरबरी कैथेड्रल में दफनाया गया, जहां उनका मकबरा उनकी जंजीरधारी शस्त्रावली के साथ उनकी मूर्ति के रूप में मौजूद है, जो मध्यकालीन शासकीय कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये थे एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, यानी कि रिचर्ड के फादर और एडवर्ड थर्ड के सबसे बड़े बेटे। उनकी जल्दी मृत्यु हो जाने के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी उनका बेटा यानी कि रिचर्ड सेकंड था। एंड इन्हीं रिचर्ड सेकंड की जन्म की कहानी पर शेक्सपियर ने अपना ये फेमस प्ले लिखा है, रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड का पिता एडवर्ड ब्लैक प्रिंस सबसे बड़ा लड़का था, जो एडवर्ड थर्ड के जीवन समय में ही मर चुका था। इसीलिए गद्दी उसके लड़के रिचर्ड सेकंड को मिली। रिचर्ड के 3 चाचा जीवित थे, गॉन्ट, यॉर्क एंड ग्लाउसेस्टर। कुछ दिनों तक गॉन्ट का जोर रहा, परंतु 10 वर्ष बाद जब लोग उससे असंतुष्ट हो गए, तब वह फ्रांस चला गया और ग्लाउसेस्टर ने अपने भतीजे का राज संभाला। ग्लाउसेस्टर के प्रबंध के समय झगड़ा हो गया और 1389 में रिचर्ड ने राज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। शुरू में रिचर्ड ने अच्छी तरह राज किया, परंतु उसके बाद उसने कठोरता करनी शुरू कर दी। 1396 में जब फ्रांस से लड़ाई बंद हो गई, तब वह यह बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने विद्रोह करना चाहा। रिचर्ड ने अपने चाचा ग्लाउसेस्टर और दूसरे 2 नोबल्स वॉरविक और अरेंडेल को कैद कर लिया। 15 दिन बाद खबर मिली कि ग्लाउसेस्टर जेल में ही मर गया है और सबको ये डाउट हो गया कि ग्लाउसेस्टर को रिचर्ड ने मरवा दिया है। ऑरेंडेल को फांसी हो गई और वॉरविक को उम्र कैद। जब रिचर्ड ने देखा कि अब उसके सारे शत्रु नष्ट हो गए और अब वह मनमानी कर सकता है, तब वह आपे में नहीं रहा। रोज नए नए कर प्रजा पर लगने लगे और रुपया पानी की तरह बहने लगा। जिधर देखो उधर राजा के अत्याचार की शिकायत होने लगी। राजा ने यह समझ लिया कि मेरे ऊपर कोई और शक्ति देखने वाली नहीं है। पार्लियामेंट, राजसभा को धमकियां दी जाने लगीं और इसके सभासद सिर झुकाकर राजा को खुश करने लगे। साधारण लोग समझने लगे कि अब राज प्रबंध में
प्रजा की सहमति और उनके सुख दुख का बिल्कुल भी विचार नहीं होगा। रिचर्ड के सारे मित्र बेपैंदी के लोटे थे, जो राजा के इच्छानुसार किसी भी तरफ लुढ़क जाते थे। वे कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते थे। राजा के विरोधियों में केवल 2 शेष बचे थे। एक हेनरी बोलिंगब्रोक, जो उसके चाचा गॉन्ट का बेटा था। दूसरा नॉटिंघम ऑफ नॉरफॉक। ये दोनों प्रभावशाली थे। राजा ने 1398 में एक बेकार बात पर दोनों को देश से निकाल दिया, जिससे राज में ऐसी बेचैनी फैली कि रिचर्ड को 1 वर्ष के अंदर ही अपने राज तथा जान दोनों से हाथ धोने पड़े। शेक्सपियर ने अपने नाटक में उस समय से वर्णन किया है जिस समय बोलिंगब्रोक और नॉरफॉक का झगड़ा शुरू होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। ईच डे स्टिल बेटर अदर्स हैप्पीनेस, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? नॉरफॉक, बोलिंगब्रोक, ब्लैक प्रिंस या फिर रिचर्ड सेकंड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉरफॉक। ये लाइंस कही हैं नॉरफॉक ने। हर एक दिन सुख का पिछले दिन से अधिक हो और मृत्यु लोक के भाग्य पर स्वर्ग भी जलन करके महाराज को अमरता प्रदान करे। ये उस समय का सीन है जब बोलिंगब्रोक एंड नॉरफॉक दोनों में लड़ाई हो रही है और दोनों राजा के पास अपनी अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। तब नॉरफॉक राजा के बड़ाई में ये लाइंस बोलता है। क्वेश्चन नंबर 20। Thou art a traitor and a miscreant, too good to be so and too bad to live. Who is the speaker? ये लाइन किसने कही है? नॉरफॉक, बोलिंगब्रोक, रॉस या फिर रिचर्ड सेकंड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलिंगब्रोक। ये लाइंस कही हैं बोलिंगब्रोक ने नॉरफॉक के बारे में। तुम नॉरफॉक विद्रोही हो और प्राण दंड दिए जाने के लायक हो। क्वेश्चन नंबर 21। हु इज रेडी टू गो टू फ्रोजन आइलैंड टू प्रूव हिज लॉयल्टी टू किंग रिचर्ड? किंग रिचर्ड सेकंड से अपनी वफादारी साबित करने के लिए आल्प्स पर्वत की चोटी पर भी जाने को कौन तैयार है? नॉरफॉक, बोलिंगब्रोक, यॉर्क या फिर रिचर्ड सेकंड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉरफॉक। नॉरफॉक रिचर्ड के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए आल्प्स पर्वत की चोटी पर भी जाने को तैयार है। नॉरफॉक एंड बोलिंगब्रोक दोनों लड़ रहे हैं और दोनों अपनी वफादारी राजा के लिए प्रूव करने में लगे हुए हैं। यही शेक्सपियर के मोस्ट फेमस हिस्ट्री प्ले रिचर्ड सेकंड के फर्स्ट एक्ट एंड फर्स्ट सीन में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। हु थ्रू हिज गेज फर्स्ट फॉर ड्यूअल इन रिचर्ड सेकंड? जब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तब युद्ध करने के लिए पहले अपना दस्ताना कौन फेंकता है? नॉरफॉक, बोलिंगब्रोक, बोथ एट सेम टाइम या फिर नन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलिंगब्रोक। युद्ध करने के लिए पहले अपना दस्ताना बोलिंगब्रोक फेंकता है। क्वेश्चन नंबर 23। He did plot the Duke of Gloucester's death. Who blames to whom?
कौन इल्ज़ाम लगाता है कि चाचा ग्लाउसेस्टर की मृत्यु भी इसी के इशारे से हुई थी? नॉरफॉक टू बोलिंगब्रोक, बोलिंगब्रोक टू नॉरफॉक, नॉरफॉक टू यॉर्क या फिर यॉर्क टू बोलिंगब्रोक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलिंगब्रोक टू नॉरफॉक। बोलिंगब्रोक नॉरफॉक पर इल्ज़ाम लगाता है कि चाचा ग्लाउसेस्टर की मृत्यु भी इसी के इशारे से हुई थी। ये वही चाचा ग्लाउसेस्टर हैं जो कि जेल में मर गए थे 15 दिन बाद। चाचा ग्लाउसेस्टर की मृत्यु भी इसी के इशारे पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, हु स्पीक्स the biblical allusion Abel's cries in Shakespearean play Richard II? This is Shakespearean. शेक्सपियर के फेमस हिस्ट्री प्ले रिचर्ड सेकेंड में एबल्स क्राइज बिब्लिकल एल्यूजन कौन बोलता है? नॉरफॉक, बोलिंगब्रोक, बैगोट या फिर रिचर्ड सेकेंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलिंगब्रोक। शेक्सपियर के फेमस हिस्ट्री प्ले रिचर्ड सेकेंड में एबल्स क्राइज बिब्लिकल एल्यूजन बोलता है बोलिंगब्रोक। शेक्सपियर ने रिचर्ड सेकेंड के एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में बोलिंगब्रोक के भाषण में जो पंक्ति कही है, विच ब्लड like sacrificing Abel's cries, even from the tongueless caverns of the earth, to me for justice and rough chastisement। इसमें एबल्स क्राइज एक गहरा बाइबलीय संदर्भ, बिब्लिकल रेफरेंस है जो पवित्र बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस से लिया गया है। बाइबल संदर्भ में एबल और केन की कहानी, आदम और हव्वा यानी कि एडम और ईव के 2 पुत्र थे, केन और एबल। एबल एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था और केन एक किसान। जब दोनों ने भगवान को भेंट चढ़ाई तो भगवान ने एबल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन केन की नहीं। इससे केन को जलन हुई और उसने एबल की हत्या कर दी। इसके बाद बाइबल में लिखा है कि भगवान ने केन से कहा, द वॉइस ऑफ दाई ब्रदर्स ब्लड क्राइथ अनटू मी फ्रॉम द ग्राउंड। तेरे भाई का खून जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है। शेक्सपियर्स इमेजरी। जब बोलिंगब्रोक कहता है कि एबेल के बलिदानी रक्त की तरह यह निर्दोष खून ज़मीन की गुफाओं से बिना जुबान के भी न्याय के लिए पुकारता है, तो इसका अर्थ यह है कि ग्लाउसेस्टर के ड्यूक की हत्या जो कथित रूप से मॉब्रे ने करवाई उतनी ही निर्दोष और अन्यायपूर्ण है जितनी एबेल की हत्या थी। यह खून मौन रहते हुए भी प्रकृति के माध्यम से परम न्याय के लिए पुकार रहा है और यह न्याय की पुकार बोलिंगब्रोक के दिल तक पहुंच रही है। वह खुद को ईश्वर की न्याय की इच्छा का वाहक मानता है। जिस तरह एबेल के खून ने ज़मीन से ईश्वर तक न्याय की पुकार पहुंचाई थी, उसी तरह ग्लाउसेस्टर के ड्यूक का निर्दोष खून भी न्याय की मांग कर रहा है और मैं बोलिंगब्रोक उस न्याय को पूरा करने के लिए लड़ूंगा या मर जाऊंगा। ये एलिगेशन बोलिंगब्रोक लगा रहा है नॉरफॉक पर। एडम और ईव इस सृष्टि के पहले मानव थे एंड उनके बच्चे थे केन एंड एबल। एडम और ईव की मिथोलॉजिकल स्टोरी बहुत सारे रिलीजन में है, जहाँ बाइबल में केन ने एबल को इस जलन के कारण मारा था
कि भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की थी। वहीं इस्लाम में केन ने एबल को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी शादी एबल से होने वाली थी। एनीवेज ये स्टोरी हम आपको अपने पैराडाइज रिगेन की सीरीज़ में सुनाएंगे। एंड वन मोर थिंग, ये जो केन ने एबल को मारा था ये पृथ्वी की सबसे पहली हत्या थी, यानी कि इस धरती का जो सबसे पहला मर्डर था वो यही था। केन मर्डर्ड एबल। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू बोलिंगब्रोक, हाउ मैनी नोबल्स डिड नॉरफॉक रिसीव्ड? बोलिंगब्रोक के इल्ज़ाम के अकॉर्डिंग नॉरफॉक ने कितने नोबल्स यानी कि सिक्के या धनराशि लिए थे? 5000 नोबल्स, 6000 नोबल्स, 8000 नोबल्स या फिर 10,000 नोबल्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8000 नोबल्स। बोलिंगब्रोक के इल्ज़ाम के अकॉर्डिंग नॉरफॉक ने 8000 नोबल्स यानी कि सिक्के यानी कि धनराशि ली थी जो उसने अपने ही ऊपर खर्च कर ली। क्वेश्चन नंबर 26। इम्पार्शियल आर आर आइज एंड ईयर्स, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइन किसने कही है? नॉरफॉक, बोलिंगब्रोक, ग्रीन या फिर रिचर्ड सेकंड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड सेकंड। ये लाइन कही है रिचर्ड सेकंड ने। हमारी आंखें और कान पक्षपाती नहीं हैं। जब नॉरफॉक एंड बोलिंगब्रोक दोनों एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं तब रिचर्ड सेकंड कहता है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारे शेक्सपियर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री प्ले रिचर्ड सेकंड के इम्पॉर्टेंट, यूनिक, न्यू एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बिकॉज़ आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेसिक शाला।